अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है शहर वहशत बाय एम ए राहत। एपिसोड 1। सुबह के 5:30 बज रहे थे। आसमान पर सुरमई बदलियां करवटें ले रही थीं और पौ फट रही थी। नेमत अली ने करवट बदली और जवानी की मस्त नींद सोने की कोशिश करने लगा कि बाहर से मुंशी मदद अली की लहक सुनाई दी। वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में मनाजात पढ़ रहे थे। उनकी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। नेमत अली ने सर के नीचे से तकिया निकाला और उसे मुंह पर रखकर दोनों तरफ से कान भींच लिए, लेकिन मुंशी मदद अली खूब तेज आवाज में अपनी मुनाजात पढ़ते रहे। नेमत अली दांत पीस पीस कर करवटें बदलने लगा। दूसरी तरफ आसिया बेगम, जो नमाज से फारिग हुई थी, बावर्ची खाने में चाय के बर्तन धो रही थी। देगची में पानी चढ़ाकर उन्होंने सामने की अलमारी में चाय की पत्ती तलाश की और एकदम उनका मुंह बिगड़ गया। पत्ती खत्म हो गई थी। रात को नेमत अली को रमजानी की दुकान पर भेजा था। रमजानी ने तो जो कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन नेमत अली, जो हमेशा बाप के खिलाफ ही रहा करता, अपनी तरफ से भी लगाई बुझाई करता रहता। उसने आकर कहा, मना कर दिया रमजानी ने कि बाबा, सारा माल उधार ही में बेच दूंगा तो दुकान का मेल कहाँ से बनेगा। पैसे दे जाओ और पत्ती ले जाओ। अब इस वक्त मुंशी मदद अली मुनाजात में मसरूफ थे और नेमत अली आराम की नींद सो रहा था। चाय कहाँ से बनती, जबकि मदद अली मुनाजात से फारिग होते ही चाय चाय चीखने लगते। आसिया बेगम का पारा चढ़ गया। ऐसे ही जिंदगी गुजर रही थी। मदद अली के अब्बा जान भी तावीज़ गंडों का कारोबार करते थे। मदद अली ने 5वीं क्लास तक तालीम हासिल की थी और इसके बाद उनके अब्बा जान ने उन्हें भी इसी लाइन पर लगा दिया। जिंदगी जैसे भी गुजरी, लेकिन गुजर गई। ले देकर फूटी आंख का टीट एक बेटा था जो अल्लाह ने दिया, मगर वो भी मुकम्मल तौर पर बाप के नक्शे कदम पर। मुंशी मदद अली के अब्बा जान ने तो जैसे भी जिंदगी बसर की हो, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मुंशी मदद अली कुछ न कुछ होने के साथ नेक और शरीफ इंसान भी थे। थोड़ी बहुत तावीज़ गंडों की सुदबुद थी, लेकिन कभी किसी गलत काम में हाथ नहीं डालते थे। ये थी जिंदगी जो गुजर रही थी। खुदा का शुक्र है कि सुसर साहब एक छोटा मोटा घर छोड़ गए थे कि सर छुपाने का ठिकाना था। अब तन और पेट का मसला रह जाता था तो बाहर वाले क्या जाने कि कैसे गुजर रही थी, लेकिन बस गुजर रही थी। चाय बनने के इम्कानात दूर दूर तक नहीं थे और पता नहीं मुंशी जी की जेब में कुछ था या नहीं। पत्ती कहाँ से आती, सौदा ज्यादातर उधार ही आता था। चुनाचे झिलाई हुई आसिया बेगम मुंशी मदद अली के सामने पहुंच गई। बड़ी आवाज निकल रही है, अब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। मुंशी मदद अली ने मनाजात बंद की और लाहौल पढ़ने लगे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, शैतान तो मुजक्कर है। ये मुअन्नस पर लानत पढ़ने से आपको क्या मिलेगा। भूतनियां भी तो होती हैं इस दुनिया में। मुंशी मदद अली ने मुनाजात में रुकावट पड़ते देखकर गुसीले लहजे में कहा, ठीक है, मैं भूतनी ही सही, मगर एक इतला देने आई हूं आपको। चाय का नाम लिया तो बावर्ची खाने में आग लगा दूंगी। क्या मतलब। मदद अली को यह धमकी बड़ी खौफनाक महसूस हुई। चाय की पत्ती नहीं है बिल्कुल घर में, ना चावल है ना आटा। 2-3 दिन से बता रही हूं कि चावल और आटे का बंदोबस्त कर लो, वरना घर में खाना पकाने को कुछ भी नहीं रहेगा। लाहौल विला कुव्वत। ये सुबह ही सुबह चावल आटा और चाय की पत्ती नाजिल हो गई मेरे ऊपर। किसने मना किया था तुमसे कि रमजानी से सौदा ना मंगवाओ। जी हाँ, खुद रमजानी ने मना कर दिया था। कहने लगा कि अब उधार देने के लिए माल नहीं है, सारा मेल खराब हो जाएगा, मैं दुकान कहाँ से भरूंगा। अरे हमारे ऊपर कौन सा हिसाब है उसका, सारा हिसाब चुकता कर दिया उसका। देखूं, हाँ, कैसे मना करता है सौदा देने को। लो, अच्छी जबरदस्ती है, मर्जी उसकी। अरे मैं तो कहती हूँ कि अब भी मान लो, कहीं नौकरी कर लो। वो जो हाजी इब्राहिम साहब ने तुम्हें कहा था कि अगर तुम चाहो तो उनकी फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन जाओ। देखभाल करो, ईमानदार आदमी हो, जरा सी मेहनत करोगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा। क्या बात कर रही है तू आसिया, उस आदमी के यहाँ नौकरी कर लूं जो 2 पैसे की चीज 4 पैसे की और 4 पैसे की चीज 10 पैसे में बेचने की कोशिश करता है। अरे उसने तो अपना जमीर बेच दिया है। मालूम है मुझसे क्या चाहता है वो। क्या चाहता होगा भला, आसिया बेगम ने कहा। बस उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं, लोगों को लूटूं। छोड़ो, दुनिया में सब एक दूसरे को लूट रहे हैं, कोई किसी के घर डाका मारने तो नहीं जाता, आखिर उन्हें भी कारोबार करना है। ना बाबा ना, मैं अपनी सच की दुनिया नहीं छोड़ सकता, और उस सच के बदले लोग तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देते। क्यों, यही बात है ना। अरे सच का बदला कहाँ है आसिया बेगम, इस दुनिया में झूठी का बोलबाला है। तो बाबा क्यों नहीं बोलते झूठ, पेट तो भरेगा। देख रहे हो चारों तरफ सन्यासी बाबा बैठे हुए हैं, पीर बाबा, आमिल शाह बंगाली, हिंदुस्तानी पठान, पता नहीं कौन क्या क्या है। दुनिया की हर मांग पूरी करते हैं और आप हैं कि बस नज़ला बुखार की तावीज़ देते हैं। दिल नहीं मानता आसिया बेगम, दिल नहीं मानता। कोई पूछता है नौकरी कब लगेगी, मौलवी साहब, तो कैसे कह दूं उससे कि बच्चे काम होने ही वाला है, निकाल दो 25 रुपए। अरे 25 रुपए मुमकिन है उसके 2 दिन का पेट भर दें, उसे भूखा कर दूं और खुद खा लूं।
दोनों में से एक को तो भूखा मरना ही है, हम मरे या वो। ना बाबा ना आसिया बेगम, दूसरों को भूखा मारकर मैं अपना पेट कभी नहीं भर सकता। तो फिर ये तावीज गंडों का काम छोड़कर कोई और ढंग का काम करो ना। सारी जिंदगी इसी में गुजर गई, बाप दादा यही करते चले आए हैं, अब कौन सा ढंग का काम करूं। असल बात तो ये है आसिया बेगम कि अब ये जिम्मेदारी हमारे जवान जहां साहबजादे को संभालनी चाहिए। अल्लाह के हुक्म से पूरे 6 फुट का कद है। माँ बाप तो आरजू करते हैं कि उनका बेटा लंबा तिरंगा चौड़ा चकला हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेहनत मजदूरी करके माँ बाप को सुख दे, पर हम उससे महरूम हैं। बात बिल्कुल ठीक थी। नेमत अली वाकई एक खूबसूरत जवान था, पर उसकी फितरत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तावीज गंडों के कारोबार से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि अक्सर माँ को बहकाता रहता, अब्बा से कहो अम्मा कि सुबह ही सुबह जो ये मनाजातें पढ़ते हैं उनमें जरा वॉल्यूम नीचा रखा करें तो क्या हर्ज है। बाप के बारे में इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लो अम्मा, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगा। याद है एक बार रजिया खाला ने अब्बा की आवाज़ की तारीफ कर दी थी और कहा था कि मुंशी मदद अली तुम्हारी आवाज़ है या क़यामत। अगर कहीं गुलूकारी कर लेते तो पाकिस्तान के सबसे बड़े गुलूकार कहलाते। खैर ज़रा ज़ोर से नाते पढ़ लिया करो, मैं सुबह को तुम्हारी आवाज़ सुनने को बेचैन रहती हूँ। बस अम्मा, उस दिन से ही अब्बा जी ने सुबह ही इतनी तेज़ आवाज़ में नाते पढ़ना शुरू कर दी हैं। कभी कभी तो आसिया बेगम भी इन बातों से बहक जाती थी। बात वाकई बिल्कुल सच थी जो नेमत अली ने कही, लेकिन बहरहाल फिर भी बेटे से काफ़ी बहस करती थी। वह सब कुछ बात की बात है बेटा, अब तुम कुछ काम धंधा करो जो घर के अखराजात में हाथ बटे। बेचारे मदद अली वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, और जब बेटे 6-6 फुट के जवान हो जाएं तो बाप को थोड़ा सा सुकून तो मिलना ही चाहिए। वो तो ठीक है अम्मा, मगर अब्बा से भी तो कुछ कहें, वही तावीज़ गंडों की लकीर पीटे जा रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़े बड़े जो सन्यासी बाबा और फलां फलां जो हैं अखबारों में 1-1 फुट के इश्तिहार देती हैं, ये जो कमाती हैं अब्बा को उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, मगर वो ईमानदार आदमी है। अम्मा क्या कहें तुमसे और क्या ना कहें, बस अल्लाह खैर करे। तुम देख लेना एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ऐसे ही बन जाएगा, बिस्तर पर लेटे लेटे। बिस्तर पर खाली नहीं लेटा रहता अम्मा, मेरा दिमाग बस बड़ी बड़ी स्कीमें सोचता रहता है। नेमत अली के पास हर बात का जवाब मौजूद था, वो बहुत आगे की चीज़ था। दिमाग में जैसे शतरंज की बिसात बिछी हुई थी, बड़े बड़े मशवरे थे। उसके बाप की आमदनी तो खैर कुछ थी ही नहीं, बेचारा इसी तरह गुजारा कर लिया करता। नेमत अली जान बना रहा था और इसके लिए उसने कई तरह के बंदोबस्त कर लिए थे। सुबह मुंह अंधेरे कभी कभी घर से निकल जाता, ये कहकर सैर करना सेहत की अलामत होती है, और इसके बाद पहुंच जाता हाजी अलियास खान के उखाड़े पर। हाजी अलियास खान ने बाकायदा उखाड़ा बना रखा था। 15-20 पट्टे थे उनके, जो सुबह सुबह वर्जिशें भी किया करते। जब नेमत अली पहली बार वहां पहुंचा तो हाजी अलियास अली ने उसे बड़ी कदर की निगाह से देखा। नेमत अली लंगोट बांधकर उखाड़े में उतर गया और चैलेंज कर डाला। हाजी अलियास के पट्टों में से एक पट्टे ने चैलेंज कबूल किया, और खुशकिस्मती ये रही कि नेमत अली ने उसे चित कर दिया। हाजी अलियास ने उससे फौरन उसके उस्ताद के बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया कि अभी तो उसका कोई उस्ताद नहीं। हाजी अलियास की आंखों ने जांच लिया कि लड़का काम का है, चुनाचे उसे अपने पट्टों में शामिल कर लिया। फिर क्या था, एक तरह से नेमत अली के सारे अखराजात अलियास खान ने संभाल लिए। सुबह को बादाम पिस्ते की ठंडाई, दोपहर का खाना, रात का खाना, घर में तो बस नाम का ही खाना पीना हो जाया करता। बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, और उस्ताद खूब दाव पेच सिखाते। जानवर तो था, लेकिन कभी कभी कोई तगड़ा जोड़ पड़ जाता तो परेशानी हो जाती, मगर इस मौके के लिए खास तरह के बारीक पिन खास तरह से अंगूठे में फंसा लिया करता। कुश्ती ठीक चल रही होती तो ठीक था, वरना पिन काम आ जाता। मुकाबिल अचानक सी की आवाज़ के साथ चौंकता, और बस वही लम्हा होता कि नेमत अली अपने मुकाबिल को पिछाड़ लिया करता। सबसे बड़ी बात यह थी कि पिन सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाता, और इसके बाद उसे इस तरह गायब कर दिया जाता कि उसका नामो निशान भी ना मिले, और फिर चुभोया भी ऐसे जगहों पर जाता कि मद्दे मुकाबिल किसी को वह जगह दिखा भी ना सके। बहरहाल इसमें भी उसने काफ़ी महारत हासिल कर ली थी। चुनाचे इस तरह तो मुंशी मदद अली उसके बारे में शाकी रहता था, और दूसरी तरफ वो अपनी ज़िंदगी अपनी पसंद के मुताबिक गुजार रहा था। फिर एक दिन मुंशी मदद अली का पारा ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ गया। दोपहर में बीवी से कहने लगा, कहाँ है वो? कौन? वही तुम्हारा लाल। क्यों, खैर तो है? आज खैर नहीं है आसिया बेगम, कहे दे रहा हूँ मैं। क्या हुआ है आखिर? कुछ नहीं हुआ है, देख लो मुझे थक हार गया हूँ, कितने दिन से कोई नहीं आया। आखिर हम खर्चा कहाँ से चलाएं? मैं कहता हूँ वो कुछ करेगा या नहीं। इस दुनिया में अब तो मुझसे कुछ भी नहीं किया जाता। ये इत्तफाक की बात थी कि नेमत अली उसी वक्त घर में दाखिल हुआ। वक्त गुजर जाता तो बात टल जाती,
लेकिन उस वक्त मुंशी मदद अली को गुस्सा चढ़ा हुआ था। नेमत अली को देखते ही बिखर गए। आजा मेरे बदतरीन दुश्मन, आजा। कौन दुश्मन कहाँ है? नेमत अली ने पीछे देखते हुए कहा। आप मुझे नाम बताएं अब्बा जी, आपके दुश्मनों को खत्म करना मेरा फर्ज है। नेमत अली ने सीना तानते हुए कहा। तुझसे बड़ा दुश्मन और भला कौन हो सकता है मेरा? अरे जवान है देव का देव, मगर तेरा बाप है कि दूसरों के यहाँ टुकड़े तलाश करता फिरता है। टुकड़े काहे के टुकड़े अब्बा जी? आप मुझे बताइए, हर चीज के टुकड़े टुकड़े करके आपके सामने डाल दूंगा। देख आसिया बेगम, समझा ले इसे, समझा ले इसे, मजाक उड़ा रहा है ये मेरा। अब्बा जी क्या बात कर रही हैं? मैंने तो कसम खाई है कि आपका मजाक उड़ाने वालों को इस दुनिया में जीता नहीं छोड़ूंगा, और आप कह रही हैं कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ। क्या करेगा तू आखिर नेमत अली? जो आप कहेंगे वो करूंगा अब्बा जी, परेशानी किस बात की है? सोच ले। सोच लिया। आप बताइए, जो आप फरमाएंगे वो मैं करूंगा। आखिर आप मेरे बाप हैं, क्यों अम्मा ठीक कह रहा हूं ना? देख नेमत अली, होश में आ जा, मैं थक गया हूं, मुंशी मदद अली ने टूटे हुए लहजे में कहा। तो अंदर चलिए, आपके हाथ पैर दबा दूं। ऐसे दबा दूंगा कि आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। बेटा, हाथ पांव दबाने से तो अच्छा है कि तू मेरी गर्दन दबा दे। अरे अरे, क्या आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है? चुप करा ले इसे, आसिया बेगम चुप करा ले। खुदा की कसम, अपना भी सर फोड़ लूंगा और इसका भी फोड़ दूंगा। अरे अरे नहीं अब्बा जी, आप मेरा सर बेशक फोड़ दें, अपना ना फोड़ें। अम्मा कोई बात हुई है, मुझे बताइए तो सही। बस मैं कुछ नहीं कहूंगा नेमत अली, तुझसे तो समझ सकता हूं तो समझ ले। बस मैं कुछ नहीं कहूंगा नेमत अली तुझसे, तू समझ सकता है तो समझ ले। क्या हो गया है तुझे आखिर? एक मिनट, आखिर मुझे मेरा कसूर तो बता दीजिए, क्या कसूर किया है मैंने? नेमत अली ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल माँ बाप थे, मोहब्बत भी करता था, शरारतें तो उसमें कूट कूट कर भरी हुई थीं, लेकिन बहरहाल माँ बाप के सिवा उसका दुनिया में था भी कौन? बाप ने फिर कहा, तू कुछ करेगा या नहीं? आप जो कुछ कहेंगे कर लूंगा। आप कुछ कहें तो सही अब्बा जी। तो एक ही बात मेरी समझ में आती है, जो मेरे बाप ने मुझे समझाई थी। तू मेरे तावीज़ गंडों का इल्म सीख ले बेटा। कभी कभी ऐसे ऊटे लगती है कि वारे न्यारे हो जाते हैं। अरे बाप रे, तावीज़ गंडे यानी जिन भूत कब्जे में करूं? ऐसी बात नहीं, ये इल्म मामूली नहीं। कभी कभी अगर इंसान इस इल्म को हासिल कर ले और इसका सही इस्तेमाल करे तो जिंदगी बन जाती है। चलिए, अगर आप कहते हैं तो ठीक है। अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? बस तुझे कुछ चिल्ले वजीफे करना होंगे। मैं तुझे ऐसे वजीफे बताऊंगा कि सारे काम बन जाएंगे। नेमत अली ने एक ठंडी सांस ली। जहन में सवाल तो आया था कि अब्बा जी, अगर आपके पास ऐसे वजीफे मौजूद हैं तो आपने खुद ऐसे वजीफों में से एक वजीफा क्यों नहीं कर डाला जो आपकी तकदीर बदल देता? लेकिन बाप की कैफियत देख रहा था। उस वक्त दिल में हमदर्दी और मोहब्बत फूट पड़ी। उसने कहा, तो फिर बताइए अब्बा जी, कब और कैसे करना है? बेटा, सबसे पहले तो सुबह को उठना होगा। किस वक्त? 6:30 बजे। अब्बा जी, उस वक्त तो उठ ही जाता हूँ। आप रुकैया खाला के कहने पर जोर जोर से मना जाते और नाते पड़ते हैं। मेरा मतलब है। अचानक ही नेमत अली की निगाह बाप के चेहरे की तरफ उठ गई। चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। फिर वो जल्दी से बोला, नहीं, मेरा मतलब है, चलिए ठीक है, जो हुक्म आपका होगा मैं तुझे सिखाऊंगा कि अब तुझे क्या करना है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर सुबह यूं हुआ कि 6:30 बजे मुंशी मदद अली ने उसे जगा दिया। उसे लेकर छत पर पहुंच गए। उन्होंने उसे गोदाम में बैठने के लिए कहा और फिर कुछ वजीफे बताए और कहा कि ये वजीफे पढ़ता रहे। 3 दिन तक उसे ये पढ़ना है, सिर्फ 3 दिन तक। नेमत अली खुश होकर बोला, हाँ ठीक है, मंजूर है। मदद अली ने उसे छत पर बिठाया और उसके बाद खुद नीचे उतर आए। नेमत अली की निगाहें चारों तरफ भटकने लगीं और फिर बराबर की छत पर नजर पड़ी तो उसे एक हसीन मूरत नजर आई। ये शादा थी, न्याज अली की बीवी। न्याज अली की उम्र 65 साल की थी और शादा की उम्र 20 साल। 2 साल शादी को हुए थे। न्याज अली ने जिंदगी भर दौलत कमाई, उसे शादी का ख्याल ही नहीं रहा। न जाने क्या हुआ कि शादा के माँ बाप ने 17 साल की शादा की शादी न्याज अली के साथ कर दी। शादा की शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी। जवानी की उम्र में वैसे भी सब हसीन ही होती हैं। उस वक्त ना जाने क्यों नेमत अली ने सुबह ही सुबह उसे देखा और शादा की निगाह भी उसकी तरफ उठ गई। नेमत अली को भी वो इतनी प्यारी लगी कि वो उसे देखता रह गया। इससे पहले भी 1-2 बार शादा को देखा था, लेकिन सरसरी निगाह से। अचानक ही उसने शादा को सलाम कर लिया और जवाब में शादा ने भी हसीन मुस्कुराहट के साथ इसका जवाब दिया। छत को फलांगना कौन सा मुश्किल था, वो भी नेमत अली जैसे जवान के लिए। चुनाचे छत फलांग ली गई और नेमत अली उसके पास पहुंच गया। न्याज अली कहाँ है शादा? नीचे खराटे भर रही हैं, शादा ने जवाब दिया। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सुबह खेजी की आदत है। छोटा सा घर है और तो कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ ठंडी हवा के झोंके आते हों। सुबह ही सुबह उठकर ऊपर चली आती हूँ, बड़ी बात है। वैसे सच्ची बात यह है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे बारे में कुछ कहूँ तो मैं तुम्हें सुबह का सितारा कह सकता हूँ। शादा शर्मा गई। देर तक दोनों बातें करते रहे। नेमत अली को शादा से बातें करते हुए बड़ा लुत्फ आया।
हालांकि किरदार का बुरा नहीं था, लेकिन बस तबीयत में शौकी और शरारत थी। शादा भी जवान थी और सच्ची बात यह है कि अपने हालात से परेशान भी उसकी कोई जहनी हम आहंगी नियाज अली से नहीं थी। इसलिए नेमत से बातें करके उसे भी बहुत खुशी हुई। रोजाना सुबह छत पर मिलने के वादे हुए और फिर इसके बाद शादा चली गई। जब वो चली गई तो नेमत अली के मुंह से निकला, वाह अब्बाजान, मुझे क्या पता था कि मेरे खिलाफ होते हुए भी आप मुझे ऐसे ऐसे तोहफे दे सकती हैं। फिर उसे ख्याल आया कि उसे मदद अली ने सिर्फ 3 दिन ये चिल्ला करने के लिए कहा है। उसने सोचा कि बाप से बात करेगा कि अब्बा जी कहीं 3 दिन में ऐसे चिल्ले मुकम्मल होती हैं। कम से कम 40 दिन का चिल्ला तो जरूरी होता है। अब यह अलग बात है कि उसमें मजीद 40 दिन की तौसी कर ली जाए और फिर चिल्ले के मौक्कलों के हवाले से कहा जाए कि उन्होंने कहा कि बेटा गैर मुइना मुद्दत के लिए तुम्हें यह चिल्ला करना है। ये फैसला हम करेंगे कि चिल्ले की तकमील हुई या नहीं। लेकिन इसकी जरूरत पेश नहीं आई। 3 दिन तक चिल्ला कशी होती रही और चौथे दिन खुद मुंशी मदद अली ने उससे कहा, बेटे अब मैं तुम्हें एक और चिल्ला बता रहा हूँ। मुझे इल्म नहीं था कि तुम इतनी जिम्मेदारी के साथ अपना यह फर्ज पूरा करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ सीख लो और बाकायदा एक आलिम बन जाओ। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा बेटे कि कौन से अल्फाज और कौन सा अमल किस काम के लिए मुनासिब होता है। नेमत अली ने जिस सादतमंदी से यह बात कबूल कर ली वो खुद मदद अली के लिए हैरान कुन थी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि नेमत अली कैसी चिल्ला कशी कर रहा है। नेमत अली की तकदीर ही अच्छी थी कि हर जगह से उसे सहारा मिल जाता। एक तरफ तो इलियास खान के उखाड़े में अच हो रहे थे और दूसरी तरफ अब नियाज अली की कमाई में भी उसका हिस्सा हो गया। वो खाने पीने में तो जबरदस्त पेटू था ही, दिन में 10 बार खिला लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शादा ने उसके ऐश करा दिए। असली घी के पराठे, अंडे, खीर, हलवा पूरी, तरकारी, भाजी तैयार करती और लेकर सुबह ही सुबह ऊपर पहुंच जाती और इसके बाद दोनों एक दूसरे को नाश्ते के नवाले खिलाते। इस तरह वो बड़े अच्छे दोस्त बन गए। उधर नियाज अली को हैरानी थी कि शादा एकदम से मोम हो गई है, वरना पहले तो वो उन्हें मुंह ही नहीं लगाती थी। वो दुकानदार था और दुकानदारी करता। दुकान तो सुबह देर से ही खुलती, चुनाचे वो देर से ही उठता। पहले तो शादा सिर्फ जिंदगी ही गुजार रही थी। कभी दिलचस्पी के साथ उसने नियाज अली का कोई काम नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो नियाज अली की बड़ी खिदमत करने लगी, क्योंकि नाश्ते में कभी उसे हलवा पूरी मिलती, कभी खीर पूरी और या भाजी तरकारी। ये सारी चीजें उसकी पसंदीदा थीं। लेकिन खुद उसे अपने बुढ़ापे का ख्याल था, इसलिए बीवी से कभी कोई फरमाइश नहीं किया करता। अब बगैर फरमाइश के ही उसकी सारी फरमाइशें पूरी हो रही थीं, तो वो बड़ा खुश था। गर्ज ये खेल इसी तरह चल रहा था, लेकिन हर ड्रामे का ड्रॉप सीन जरूर होता है। इधर नियाज अली को बीवी के अमल पर तशवीश थी, तो उधर मुंशी मदद अली भी हैरानी से बेगम से कहते थे, अल्लाह की बंदी, मेरे तो सितारे खुल गए हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा बेटा इस तरह मेरा इल्म सीखने में मसरूफ हो जाएगा। अल्लाह का एहसान है, ये सब अल्लाह ही की मदद है। बस अल्लाह से दुआ है कि वो अपने इस अमल को इसी तरह जारी रखे। एक दिन सुबह ही सुबह मुंशी मदद अली को ख्याल आया कि जरा बेटे का जायजा ले लिया जाए। ये सोचकर वो सीढ़ियां चढ़े और जब जीना तय करके थोड़ा सा सर उभारा तो अलग ही मंजर देखा। आसमान का सितारा जमीन पर उतरा हुआ था। कबूतरों का जोड़ा गटागट कर रहा था। गुटर गूं हो रही थी। नेमत अली और शादा बेगम बीच की मुंडीर पर बैठे हुए थे। बराबर में असली घी की पूरियां और तरकारी रखी हुई थी। घी की खुशबू उड़ रही थी और दोनों एक दूसरे को नाश्ता करवा रहे थे। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। बेख्तियार मदद अली के मुंह से निकला, अरे तेरा सत्यानाश, तेरा सत्यानाश, खुदा करे तुझे पाला मारा जाए। ये क्या हो रहा है? हैरत की बात यह थी कि उसी दिन नियाज अली को भी बेगम पर कुछ शुबा हो गया। उसी दिन वो भी सीढ़ियां चढ़ाया। फिर उधर से उसकी आवाज और इधर से मदद अली की आवाज उभरी। एक तरफ शादा ने गलाब से दूसरी तरफ छलांग लगाई और उधर नेमत अली ने मुर्गे की तरह उछलकर छलांग लगाई। शादा को तो नियाज अली ने बालों से पकड़ लिया, लेकिन नेमत अली दूसरी चीज था। बाप के झपटा मारने से पहले ही उसने सीढ़ियों पर छलांग लगाई। पहली छलांग में 6 सीढ़ियां अबूर की, फिर बाकी सीढ़ियां अबूर करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और इसके बाद घर के दरवाजे से बाहर निकलना भला कौन सा मुश्किल काम था। लेकिन शादा की अच्छी खासी पिटाई हो गई। वो चीखी चिल्लाई तो बराबर वाले घरों में आवाजें उभरने लगी। तब मदद अली ने कहा, नियाज अली, मैं तुमसे बात करूंगा। जाओ, इज्जत उछालने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम भी नीचे जाओ, मैं भी नीचे जा रहा हूँ। बात नियाज अली की समझ में आ गई। चुनाचे दोनों नीचे उतर आए। मदद अली को तो यह अंदाजा हो चुका था कि बेटे पर हाथ डालना जरा मुश्किल काम है। नीचे आए और सर पकड़कर बैठ गए। आसिया बेगम को बहुत देर के बाद सारा माजरा मालूम हुआ तो वो भी फिक्र से मुंह खोलकर बैठ गई। उसने लरजती आवाज में कहा, कहीं वो डर खौफ से कहीं और न निकल जाए, हमारा एक ही बेटा है। मदद अली ने गजबनाक निगाहों से बीवी को देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले। बड़ा रंज हुआ था उन्हें। वो तो समझ रही थे कि अब नेमत अली का चिल्ला मुकम्मल ही हो चुका होगा, लेकिन वो ये सब कुछ कर रहा था। बहरहाल दोनों ही इज्जतदार थे। नियाज अली ने भी अपनी बात छुपाना मुनासिब समझा और शादा को मैके भेज दिया। उधर मदद अली कई दिन तक खामोश बैठे रहे। फिर एक दिन
जब रो रो कर आसिया बेगम की आंखें सूज गई थी तो उन्होंने नेमत अली को अपने बिस्तर पर लेटे हुए पाया और हैरत से उछल पड़ी। तू यहाँ? अरे बाप रे, देर हो गई अम्मा, मुआफी चाहता हूँ, वरना मैं तो सुबह सुबह 5:30 बजे ही दीवार फलांग कर बाहर निकल जाता हूँ। रात को अलबत्ता अपने कमरे में सोता हूँ क्योंकि मुझे और कहीं नींद नहीं आती। आसिया बेगम ने सर पकड़ लिया। एक तरफ बेटे के वापस आ जाने की खुशी भी थी तो दूसरी तरफ यह खौफ भी था कि इस बात पर मदद अली का क्या रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन मदद अली का रद्द-ए-अमल भी ज्यादा बुरा नहीं निकला। आसिया बेगम ने डरते डरते उन्हें बताया कि वो तो घर में ही होता है, रात को घर में ही सोता है और सुबह मुंह अंधेरे चुपचाप निकल जाता है। न जाने क्या हुआ कि मदद अली को बेटे की इस शरारत पर हंसी आ गई। खुदा समझे इसे आसिया, कोई तरकीब बता दो कि ये इंसान बन सके। अल्लाह के वास्ते आप इसे मुआफ कर दें, कुछ सोच लेंगे इसके बारे में, आसिया बेगम ने कहा और मदद अली आंखें बंद करके गर्दन हिलाने लगे। बात किसी न किसी शक्ल में तो आगे बढ़नी ही थी। आसिया बेगम ने आखिरकार नेमत अली का बाप से सामना करा दिया। नेमत अली इस तरह गर्दन झुकाए बाप के सामने आया कि जैसे उससे ज्यादा सादतमंद बेटा रुए जमीन पर कोई दूसरा ना हो। मदद अली ने भी हैरत अंगेज किरदार का सबूत दिया। उस पर बिगड़ने के बजाय उससे कहा, बेटा और तो कुछ नहीं कह सकता, देख ले तू, अगर इन्हीं हालात में मुझे दुनिया से जाना लिखा हुआ है, मेरी तकदीर में तो चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। नहीं अब्बा, एक बार और माफ कर दें, उसके बाद जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। बेटा बड़ी मुश्किल से इज्जत बचाई है। नियाज अली अगर सब्र से काम ना लेता तो बड़े सर फूटते, पता नहीं क्या क्या होता, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब मुझे सिर्फ ये बता दे कि आगे तेरा क्या इरादा है। अब्बा जो कहोगे वो करूंगा। देख बेटा, मेरे अब्बा भी यही करते थे जो मैं कर रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि ना उन्हें कुछ आता था ना मुझे कुछ आता है, पढ़ा लिखा था नहीं कि कुछ और कर लेता। मैं बड़ी मुश्किल से जिंदगी की गाड़ी धकेल कर यहाँ तक लाया हूँ। 2-4 बेटे और होते तो सारा बोझ तुझ पर न डालता, लेकिन अब मेरी इज्जत का मुहाफिज तू ही है बेटा। कुछ चिल्ले वजीफे मुझे ऐसे मालूम है जो अगर वाकई सच्चाई के साथ कर लिए जाएं तो काम आती हैं। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। ठीक है अब्बा, इस बार मैं तुम्हारी खुशी जरूर पूरी कर दूंगा, ये मेरा वादा है, मगर एक शर्त होगी बेटा। जी अब्बा बताइए। जो चिल्ला मैं तुझे बताऊंगा वो 40 दिन का नहीं बल्कि 60 दिन का है, और वो तुझे कब्रिस्तान में बैठकर करना होगा, कब्रों के बीच में बैठकर। डर तो लगेगा तुझे, मगर चिल्ला ही ऐसा है। हाँ, नुकसान तुझे कोई नहीं पहुंचेगा, ये मेरा वादा है तुझसे। नहीं अब्बा, मैं किसी से नहीं डरता। अब जब मैंने तुमसे वादा कर लिया है कि तुम्हारी मर्जी से चलूंगा तो फिर वादा तो वादा ही होता है। अल्लाह तुझे खुश रखे और तुझे वो सब करने की तौफीक दे जो मैं चाहता हूँ। ठीक है अब्बा, बस अब मुझे और ज्यादा शर्मिंदा न करो। पता नहीं नेमत अली जो कुछ कर रहा था वो सच्चाई के साथ कर रहा था या अब भी उसके दिल में कोई खोट थी, लेकिन चिल्ले वजीफे का वो आदमी था ही नहीं। मदद अली ने उसे चिल्ला बताया और अपने साथी कब्रिस्तान ले गए। फिर उसे एक पक्की कब्र के पास बिठा दिया और बोले, मैं गोरकन से बात की लेता हूँ, तुझे कोई दरमियान में परेशान नहीं करेगा। ठीक है अब्बा, कब से शुरू करना है ये? बेटा कल करे तो आज कर, आज करे सो अब आज ही से शुरू कर दे। वक्त क्या होगा? बस ईशा की नमाज के बाद यहाँ आ जाया कर और ये चिल्ला किया कर। जी अब्बा, जो आपका हुक्म। करना कितनी देर होगा? सारी रात चाहिए तो जितना दिल चाहे, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। ठीक है अब्बा, कर लूंगा। न जाने नेमत अली के दिल में क्या आई थी। वो सचमुच संजीदगी के साथ 5 दिन तक ये चिल्ला करता रहा। कोई खास बात नहीं हुई, कोई भी उसके पास नहीं आता था। कब्र भी जरा दूर दराज को थी, पक्की थी मगर अच्छी खासी पुरानी। वो साफ सुथरी जगह करके वहां बैठ जाता, चिल्ला पड़ता। लेकिन 5वें दिन उसकी बोरियत इंतहा को पहुंच गई और वो सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। बाप की बातें जरा सा दुख भी दे रही थीं। मदद अली ने बड़ी आजिजी से उससे ये चिल्ला पूरा करने की दरख्वास्त की थी। अलबत्ता अब उसने एक फैसला कर लिया। चुनाचे दूसरे दिन कहीं से एक टेप रिकॉर्डर मुहैया किया गया जो बैटरी सेल से भी चल सकता था। अपनी पसंद के 2-4 कैसेट खरीदे और उसके बाद मुकर्रर वक्त पर कब्रिस्तान पहुंच गया। चिल्ला तो खैर अब क्या करना था, वक्त गुजारी की बात थी। वो जानता था कि उसे किसी चिल्ले से कुछ नहीं मिलेगा। वही बात थी कि दिल तो सनम आशना था, भला इन चिल्लों वजीफों से उसे क्या रगबत हो सकती थी। अलबत्ता अपनी पसंद के गाने सुनना शुरू कर दिए। गोरकन की झोंपड़ी खासे फासले पर थी और वहां तक आवाज नहीं जा सकती थी। हालांकि रात के सन्नाटे हुआ करते थे, लेकिन मुनासिब आवाज से वो अपनी पसंद के गाने सुनता था जो जदीद तरीन थे और जिनमें शायरी के अलावा सब कुछ होता। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजर गए। अब उसे यहाँ ज्यादा बोरियत नहीं होती थी। छुपाकर टेप रिकॉर्डर ले आता और यहाँ बैठा मजे से गाने सुना करता। खाने पीने की कुछ चीजें भी साथ रख लिया करता ताकि वक्त गुजारी में मुश्किल ना हो। उसे ये 60 दिन पूरे करना थे। अब उसे एक बात का खास तौर से एहसास होने लगा। उसे यूं लगता कि जब भी वो टेप रिकॉर्डर ऑन करता है उसके इर्द गिर्द कुछ साए जमा हो जाते हैं।
और मध्यम मध्यम सरसराहटें, सरगोशियां गूंजती रहती हैं। पहले तो ये बात उसकी समझ में नहीं आई, लेकिन फिर उसके जहन ने खुद ही इस बात का जवाब तलाश कर लिया। इसका मतलब है कब्रिस्तान के मुर्दे उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। अब ये उसे पता नहीं कि मरने के बाद भी इस किस्म की चीज़ों से दिलचस्पी रहती है या नहीं। मौत के बाद का राज तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन उसे ना जाने क्यों इस बात का पूरी तरह यकीन हो गया कि आसपास के मुर्दे बड़ी दिलचस्पी से ये गीत सुना करते हैं। गालिबन 7वां दिन था और वह मज़े ले लेकर अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए सुन रहा था कि उसके कानों में एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। आवाज़ हल्की कर लो। सरगोशी इतनी वाज़ेह थी कि वो चौंक पड़ा। उसने इधर उधर देखा और फिर गाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने सोचा कि हो सकता है ये सरगोशी उसका वहम हो, लेकिन आवाज़ दोबारा उभरी। आवाज़ हल्की कर ले यार। इस बार ये आवाज़ पहले से ज़्यादा वाज़ेह थी। वो फिर इधर उधर देखने लगा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई मगर कोई दिखाई ना दिया तो फिर बैठ गया। ना जाने कौन मजाक कर रहा था, उसने सोचा। लेकिन तीसरी बार एक जोरदार थप्पड़ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर पड़ा और वो बुरी तरह उछल पड़ा। कौन है? कौन हो भाई? कौन हो तुम? थप्पड़ से खौफजदा होने के बजाय उसे गुस्सा आ गया। कितनी बार कह चुका हूं कि आवाज़ हल्की कर ले। 1 हफ्ते से ये बेहुदा गाना सुन रहा हूं। अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए और अब्बा देख और पता नहीं क्या क्या खुराफात। अबे ये गाने हैं। लगाना था तो कोई ढंग का गाना लगाता, जैसे वो है कि सीने में सुलगते हैं अरमा, आंखों में उदासी छाई है, या फिर जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से दिल भर गया। अबे उनमें शायरी भी होती थी, गाने भी होते थे, तर्ज और साजो आवाज सब कुछ हुआ करता था। अम्मा देख, अम्मा देख। अम्मा कौन हो मामू, जरा सामने तो आओ। इस आवाज पर ना जाने क्यों रहमत अली की रगे ज़राफ़त फड़क उठी। वो खौफजदा होने वालों में से तो था नहीं। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कब्र के नजदीक वो बैठा हुआ है, उसमें कोई खिड़की सी खुली हो। वह चौंक कर पीछे हट गया। गाना बंद हो गया और उसने देखा कि एक पुरस्कार हैवला कब्र की खिड़की से निकलकर उसके सामने आ गया। शक्लो सूरत मफकूद थी, बस एक ढीला ढाला लिबादा था जो निगाहों के सामने था। नेमत अली मुंह फाड़े उसे देखता रहा। हाँ देख लिया तूने कि कौन हूं मैं? एक बात बताओ मामू, मर चुके हो क्या? नेमत अली वाकई कमाल का इंसान था। इस वीरान माहौल में, ऐसे खौफनाक हालात में अच्छे अच्छों का पित्ता पानी हो जाता, लेकिन वो बड़े मजे से उस पुरस्कार हैवले से बातें कर रहा था। अलबत्ता पुरस्कार हैवले ने उसीले लहजे में कहा, अंधा है क्या भूतनी के, नजर नहीं आता, जरा देख इस तरफ। उसने उस पक्की कब्र के कतबे की जानिब इशारा किया और नीम तारीक माहौल में नेमत अली आंखें फाड़ फाड़ कर कतबे को देखने लगा, जिस पर लिखा था आली मर्तबत किबला बाबा खैरुद्दीन शाह खैरी, तारीख वफात 28 जनवरी सन 1999, बवक्त 11:18:24। ये तुम हो मामू? नेमत अली ने कतबे की तहरीर को जोर से पढ़ते हुए कहा। हाँ मैं ही हूं ये। आवाज सुनाई दी और फिर गुसीले लहजे में कहा गया, अबे ये टेप बंद कर ले। अगर जिस्मानी हालत में होता तो इसे उठाकर तेरी खोपड़ी पर तोड़ देता। बंद कर इसे, बंद कर। जरा देख ये क्या नगाड़ा बजा रहा है। टेप रिकॉर्डर से आवाज आ रही थी, नगाड़ा 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 बजा, तेरी अम्मा का नगाड़ा। मैं कहता हूँ इसे बंद कर। साई की गुसीली आवाज सुनाई दी और नेमत अली ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। कसम ईमान की, जिंदा हालत में होता तो ऐसा नगाड़ा बजाता कि नगाड़ा बजाने वाले भी देखते। अबे मैं कहता हूँ कि तुम लोगों को आखिर क्या हो गया है, ऐसे बेहुदा गाने आसानी से सुन लेते हो, नगाड़ा बजा। चलो अब तो ठीक हो गया मामू, अब आगे की सुनाओ। आखिर तुम हो कौन? मरे हुए भी तुम्हें अच्छा खासा वक्त हो गया। ये अभी तक कब्र से उठ उठकर भागने की आदत नहीं छूटी क्या? छोड़ो यार, बड़ी बोरियत होती है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मामू चक्कर क्या है? अच्छा ये बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? फालतू बातें मत करो, सब कुछ पता है मुझे तेरे बारे में। क्या पता है? पक्का मुफ्तखोर है पूरे का पूरा, माँ बाप को तंग करके रखा हुआ है, यहाँ भी चिल्ला कर रहा है, या बैठ के मुर्दों का इखलाक खराब कर रहा है। नगाड़ा नगाड़ा, मुंडा बिगड़ा जाए। अरे बिगड़ा हुआ तो तू है, तो सवार लो मामू, दोस्ती कर लो, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? नेमत अली ने कहा और लिबादा खामोश हो गया। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, एक काम कर सकता है। बोलो मामू बोलो। देख तेरा बाप तावीज गंडे करता है, तुझे भी मालूम है और मुझे भी पता है कि आता जाता उसे भी कुछ नहीं, पर मैंने बड़ा वक्त गुजारा है इस दश्त की स्याही में, बड़े बड़े अलूम हासिल किए हैं, बड़ी मुश्किलों से गुजरा हूँ, पर क्या करूँ, जिंदगी ने इंसानों की खिदमत करने का मौका ही नहीं दिया। दिल में तो ये सोचा था कि जब अपने अलूम में मुकम्मल हो जाऊंगा तो खल्के खुदा की खिदमत करूंगा, पर बस जिंदगी ही इतनी थी। अब तुझे एक ऑफर कर रहा हूँ, बोलो मामू बोलो बोलो। अबे क्या मामू मामू लगा रखी है? खैरुद्दीन खैरी मेरा नाम है। छोड़ो, इतना बड़ा नाम कौन ले मामू, बस मुझे यही अच्छा लगता है। तुम्हें क्या एतराज है? नहीं एतराज तो कोई नहीं है। तो क्या कह रहे थे मामू, आगे तो बोलो।
मैं ये कह रहा था कि मेरी जो आरजुएं तिश्ना रह गई हैं तू उनकी तकमील कर। तिश्ना आरजू की तकमील किसी लौंडिया का चक्कर तो नहीं है? क्यों हसरतों में मुब्तला करता है? उम्र क्या थी मामू जब मरे थे, ये बताओ। मैंने कहा ना कि मेरी जवानी का जिक्र ना छेड़, ना जाने क्या क्या याद आ जाएगा। अब तो आंखें भी नहीं है कि आंसू बहा लूं। वो जो कहा था ना किसी शायर ने कि जा अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा, यहाँ आंसू बहाने से पहले ही सोना पड़ गया। आदमी दिलचस्प मालूम होते हो। फिर वही फजूल बात, अबे अब कहाँ आदमी हूँ? तो फिर क्या हो मामू? फिर वही मामू मामू लगा रखी है। कहूंगा तो मैं तुम्हें मामू ही, चाहे बुरा मानो या भला मानो। लफ्ज तो बुरा नहीं है, खैर चल छोड़। तो मैं तुझसे कह रहा था कि बोल, मेरे साथ को ऑपरेशन करेगा? करना क्या होगा मामू खैरी? बस मैंने कहा ना तुझसे, बहुत सी तिश्ना आरजुओं की तकमील करनी है। इस दुनिया में इंसानों ने इंसानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं। कौन किसके चुंगल में बेबस पड़ा हुआ है कोई नहीं जानता। किस पर क्या बीत रही है किसी को नहीं मालूम। मेरे दिल में ख्याल है कि मैं और तू मिलकर दुखी इंसानियत की खिदमत करें। जहां कहीं किसी पर कोई जुल्म हो रहा हो, हम खुदाई फौजदार बनकर पहुंच जाएं। हाथ पैर तेरे, रूहानी सपोर्ट मेरी, ऐसी तैसी करके रख देंगे उन लोगों की जो इंसानों पर तरह तरह के जुल्म करते हैं। क्या कहते हो जाने मन? आइडिया बुरा नहीं है मामू, पर कहीं मरवा मत देना। हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं साए की तरह तेरे साथ रहूंगा। मामू जरा सोचने का मौका दो। वैसे सचमुच तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत पसंद आया है। हमें तरह तरह के वाकयात का सामना करना पड़ेगा। मैं उन सब की ऐसी तैसी कर दूंगा जो मसनूई आलिम बने हुए हैं, लोगों को तरह तरह से तंग करते हैं। ठीक है मामू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस तू ये समझ ले कि हम दोनों का इश्तराक गजब ढा देगा। पर एक बात बताओ मामू, चक्कर क्या है? कैसे मर गए? दिल में इंतकाम के ये जज्बे क्यों पैदा हुए? ये एक लंबी कहानी है। कोई परवाह नहीं मामू, वक्त ही वक्त है हमारे पास। नेमत अली ने कहा और यूं लगा जैसे साया किसी सोच में डूब गया हो। फिर उसकी मध्यम आवाज उभरी, तूने मेरे कतबे पर यह तो देख लिया कि मेरा नाम खैरुद्दीन खैरी है। अब ये अलग बात है कि आली मर्तबत बाबा खैरुद्दीन खैरी मैं बहुत बाद में बना। उससे पहले मैं सिर्फ खैरू था, सिर्फ खैरू। यूं तो हमारा छोटा सा शहर बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ सब्जा ही सब्जा। लेकिन नागपुर के ढलान मुझे बहुत पसंद थे। ये इलाका जन्नत नजीर था। घर, माँ बाप, बहन भाई, सारे रिश्तेदार जिनसे मुझे मोहब्बत थी और जिन्हें मुझसे मोहब्बत थी। फिर एक शैतान की वजह से मैं अपने घर वालों से बिछड़ गया। छोड़ने का गम तो बहुत था, लेकिन अपने ईमान को दागदार नहीं करना चाहता था। बस ना जाने क्यों ये बात मेरे जहन में बैठ गई कि मैं वो नहीं करूँगा जो वो शैतान चाहता है। और बस इसके बाद मैंने वो दुनिया ही छोड़ दी और एक बहुत दूर दराज मुकाम पर पहुंच गया। एक खामोश और वीरान सी जगह थी। मैंने अल्लाह से लौ लगाई और वहीं रहने लगा। बहुत कुछ अता हुआ मुझे बारगाहे एज़दी की तरफ से, लेकिन मेरे दिल में मुसलसल एक ख्याल जागुनी रहा। वो ये कि न जाने कौन कौन कहाँ कहाँ काले अलूम करने वालों का शिकार होते रहते हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई ऐसा जरिया हो जिनसे उनके खिलाफ कोई कदम उठाया जा सके। मैं इस दौरान तन्हाइयों में बहुत से चिल्ले वजीफे करता रहा और मुझ पर बहुत से अलूम का दराक होता रहा। फिर मैंने वो जगह छोड़ दी और एक बार फिर बस्तियों का रुख किया। अपने अहले खाना को मैं भूल चुका था। ना जाने उन पर क्या गुजरी, बस ना जाने दिल में क्या क्या उमंगें थीं। लेकिन मौत कहाँ साथ छोड़ती है। उन दिनों मैं इस इलाके में जहाँ तुम रहते हो मुकीम था कि बीमार हुआ और फिर अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया। मैंने आंख खोली तो अपने आप को यहाँ पाया। बेशुमार लोग साथ हैं, उनमें हर तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे, ना जाने कैसे कैसे। सबके सब जिंदगी से नाता खत्म करके यहाँ बसी हैं। हमारी एक दुनिया है जिसमें हम लोग रहते हैं। अब इस दुनिया में तेरी आमद ने मुझे भी बेचैन कर दिया और दूसरों को भी। कुछ शौकीन हैं जो तेरी हरकतों से लुत्फ उठाते हैं और कुछ ऐसी हैं जो तेरी वजह से तकलीफ की जिंदगी गुजार रही हैं। यह है सारी सूरत हाल। नेमत अली हैरत से मुंह फाड़े ये सारी कहानी सुन रहा था। पुरस्रार हैवला मेरे सामने बैठा हुआ था। मेरी निगाहें एक बार फिर कतबे की जानिब उठ गईं और मैं उसे गौर से पढ़ने लगा। फिर मैंने एक झुरझुरी सी ली और बोला, तब तो मैं मुआफ़ी चाहता हूँ कि वाकई मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी। मैं इन सबसे मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। मेरी वजह से इतने दिन से परेशान होते रहे। आइंदा मैं इस कब्रिस्तान में नहीं आऊँगा। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। तेरा किरदार बुरा तो नहीं है। अलबत्ता मैं अगर तुझे एक पेशकश करूँ तो क्या तू उसे कबूल कर लेगा? क्यों नहीं? आप मेरे लिए उस्ताद मोहतरम की हैसियत रखती हैं। शायद आपको मेरे बारे में इल्म नहीं है, इल्म है, लेकिन फिर भी तू मुझे अपने बारे में मुख्तसर तौर पर बता। नेमत अली अपने हालात बताने लगा तो वही आवाज़ सुनाई दी, तो फिर मैं तुझे एक पेशकश करता हूँ। जिंदगी में जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि बहुत से लोग ना जाने कैसे कैसे मसाइल का शिकार हैं। वो तरस रहे हैं जिंदा रहने के लिए,
मगर लोगों ने उनसे जिंदगी छीन ली है। उन गमज़दा लोगों के दिलजोई के लिए अगर हम बाकायदा काम शुरू करें तो कैसा रहेगा? तरीकाकार क्या होगा? नेमत अली ने सवाल किया और चंद लम्हात के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। इस बारे में तो तू सोच, मैं भी सोचूंगा और हम तरीकाकार भी तय कर लेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं भी तेरे साथ ही चल रहा हूँ, तेरे करीब तो नहीं रह सकता, लेकिन जब भी तू मुझे उस्ताद मोहतरम कहकर आवाज़ देगा मैं तेरे पास आ जाऊंगा और उसके बाद हम आगे के सारे मामलात तय कर लेंगे। बड़ी दिलचस्प और अच्छी पेशकश थी। नेमत अली के जहन में ना जाने कैसे कैसे ख्यालात आने लगे। इसके बाद वो कब्रिस्तान से उठकर घर की जानिब चल पड़ा। रोजाना का ही मामूल था। इमदाद अली के बताए हुए वजीफे के लिए वो कब्रिस्तान जाता तो था, लेकिन वहां बैठकर दूसरी ही तफरीहात हुआ करती। वापस आकर यही बताता कि आज का वजीफा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आज तो वजीफा वाकई बहुत अच्छा हुआ था। खैरुद्दीन शाह खैरी से पक्की दोस्ती हो गई, और खैरुद्दीन शाह खैरी वो भी कोई मामूली चीज नहीं था बल्कि एक आमिल था और मर भी चुका था। यानी अब वो दो आतिशा हो गया और उसकी कुर्बत बड़े बड़े गुल खिला सकती थी। नेमत अली घर के दरवाजे से थोड़े फासले पर था कि लोगों को घर के दरवाजे पर जमा देखा तो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ा तो रमजानी मदद अली को गालियां दे रहा था। रमजानी पड़ोस का दुकानदार था और एक के चार बनाना उसका काम। गरीब लोगों को सामान दे देकर कभी कभी उनके घर का सामान भी उठवा लिया करता कि पैसे वक्त पर नहीं पहुंचे। बहुत ही खबीस इंसान था। उस वक्त वो मदद अली को गालियां दे रहा था और मदद अली सर झुकाए खड़े थे। लोगों ने नेमत अली को देखा तो कानाफूसी करने लगे। क्या हुआ अब्बा, क्या बात है? नेमत अली ने पूछा। मदद अली ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रमजानी चमक कर बोला, 6.5 फुट के जवान हो या हाथी के हाथी हो रहे हो? बाप बेचारा उल्टे सीधे तावीज गंडे करके 4 पैसे कमा लेता है और तुम बाप के बल पर अयाशियां करते फिरते हो। अबे इस उम्र में तो जमीन में लात मारोगे तो पानी निकल आएगा और तुम बाप को गालियां खिलवा रहे हो। क्या हुआ रमजानी चाचा? चाचा के बच्चे, कब से सौदा उधार ले रहे हो? पैसे मांगता हूं तो टालते चले जाते हो। तुम्हारे बाप ने दौलत जमा कर दी है मेरे पास, दुकान का मेल भी रखना होता है। मैं कहता हूं कब दोगे हमारे पैसे? चाचा पैसे तो आपको पहुंचते रहते हैं, अब इस पर ही इतराओगे और क्या करोगे? मोहल्ले भर में आंख मटक्का करते फिरते हो, दूसरों की बहू बेटियां ताकते फिरते हो, काम के नकाज के, मन भर के अनाज के। कौन से पैसे दिए हैं तुमने? रमजानी भाई, आपने पैसे वसूल करने के बावजूद वो रकम काटी नहीं है जो मैंने अदा की है। देखो मियाँ, एक बात कहूँ तुमसे, अल्लाह का नाम लेते हो, नमाज पढ़ने भी जाते हो, सब कुछ करते हो और उस पर झूठ बोलते हो। मैं कहता हूँ अल्लाह से डरो। पूरे 12,000 रुपये हो गए हैं तुम्हारे ऊपर। 12,000 में तो इतना सौदा आ जाता कि कम से कम 500 रुपये रोज की आमदनी बढ़ जाती मेरी। कहाँ तक बर्दाश्त करूँ? खुदा से डरो रमजानी भाई। हजार हजार करके 4 मरतबा रकम पहुंचा चुका हूँ और ये 12,000 कहाँ से हो गए? ये सब तो कुछ गलत हुआ है। यही कहोगे, मगर एक बात सुन लो मेरी, घर का सारा सामान उठवा दूंगा, 4 लड़के लेकर आऊंगा, मारपीट करके तुम्हें घर से निकाल देंगे। समझ लेना 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, मेरे पैसे आ जाने चाहिए। रमजानी चाचा, होश ठिकाने नहीं है शायद तुम्हारे। ऐसे करो 4 लड़के अभी ले आओ और घर का सामान उठवा लो, टांगे तोड़कर बगल में दबा दूंगा। किसी गलत फहमी का शिकार मत रहना। नेमत अली को भी गुस्सा आ गया, लेकिन अचानक ही उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे को थपथपाया है। आसपास कोई नहीं था, लेकिन थपथपाहट काफी जोरदार थी। फिर उसे कान में सरगोशी सुनाई दी। नेमत अली, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करो, जरा धीरज रखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। नेमत अली ने खैरुद्दीन खैरी की आवाज पहचान ली। उधर रमजानी धाड़ रहा था। सुन लिया आप लोगों ने, इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। देखो मदद अली, हमारी तुम्हारी पुरानी शनासाई है। मैंने 2 दिन की मोहलत दी है तुम्हें। 2 दिन में अगर मेरे पैसे ना पहुंचे तो तुम्हारा घर खाली कर दूंगा। तुम बेईमानी कर रहे हो रमजानी, खुली बेईमानी। मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूं कि 2 दिन के अंदर तुम्हारी दुकान में सिर्फ चूहे लौट रहे होंगे। अगर मैं सच्चा हूं तो देखना कि तुम्हें मेरी इस बेइज्जती का कितना बड़ा नुकसान होता है। अरे जाओ जाओ पीर साहब, शर्म नहीं आती? अलिफ के नाम लट का पता नहीं और बने हो पीर मदद अली शाह। जो कुछ मैं कह रहा हूं सुन लिया तुमने, और जहां तक चूहे लौटने का ताल्लुक है तो भूल जाओ। मदद अली, अल्लाह का दिया इतना कुछ है मेरे पास कि तुम सोच भी नहीं सकते। चलो भाइयों चलें, रमजानी ने कहा, और जो 2-3 बंदे उसके साथ खड़े थे वो उसके साथ वापस चले गए। उन्हीं में पड़ोसी न्याज अली भी था, जिसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। ये मुस्कुराहट नेमत अली ने देख ली और एक अजीब से एहसास का शिकार हो गया। न्याज अली ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सबसे पहले उसने अपनी नौजवान बीवी को मैके भिजवा दिया और उसके बाद से मदद अली से सलाम दुआ छोड़ दी। हालांकि मदद अली ने बड़ी आजिज़ी के साथ न्याज अली से मुआफ़ी मांगी थी और कहा था
कि अगर अब नेमत अली को छत पर देखा या उसके दरवाजे के सामने खड़ा देखा तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। लेकिन नियाज अली के दिल की कदूरत नहीं गई, वो बदस्तूर नफरत का शिकार था। उधर आसिया बेगम घर में परेशान खड़ी हुई थी। मोहल्ले की एक दो औरतें आ गईं। मदद अली ने दुख भरे लहजे में कहा, भाइयों मैं बहुत गरीब हूँ, बेशक अल्लाह का नाम लेकर दुआएं करता हूँ और कभी कभी मेरी दुआएं कबूल हो जाती हैं और मेरे दिए हुए तावीज़ों से लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। लेकिन कितनी ही बड़ी कसम ले लीजिए मुझसे, ये रमज़ानी बिल्कुल झूठा हिसाब लेकर आया है, कतई झूठ बोल रहा है। मेरे ऊपर उसके सिर्फ 250 रुपये हैं जो मैं बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो रकम देता रहा हूँ मैंने उसकी ईमानदारी पर छोड़ी हुई थी कि वो अपने रजिस्टर से मेरे ऊपर लिखा हुआ उधार काट दे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। असल में यह उधार का चक्कर ही बुरा है मदद अली साहब, और वो 12,000 कह रहा है। ये 12,000 तो तुम्हें देने ही होंगे। अल्लाह उसे इस बेईमानी की सजा देगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, घर का सामान बेचूंगा और उसकी अदायगी करूंगा। अब्बा, नेमत अली धाड़ा, लेकिन मदद अली ने उसका कंधा दबाया और दरवाजा खोलकर घर के अंदर धक्का दे दिया। नेमत अली घर के अंदर आ गया, शदीद गुस्से में था। मदद अली ने अंदर आकर भी यही बताया कि वो रकम अदा कर चुकी हैं, लेकिन नेमत अली ताक में लग गया। थोड़ी देर के बाद वह चुपचाप बाहर निकला और रमजानी की दुकान के पिछवाड़े जा खड़ा हुआ। उसने खास तौर से देखा था कि नियाज अली रमजानी के पास पहुंचा था। वाह रमजानी भाई, ईमान की कसम जी खुश कर दिया। ये लो 500 रुपये जिनका मैंने तुमसे वादा किया था। अरे हाँ, क्या समझते हैं ये बाप बेटे खुद को। आज सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, मेरा दिल ठंडा हो गया। मेरी बीवी बेचारी मासूम थी। ये नेमत अली छत पर पहुंचकर तांग झांक करता था। ये समझ लो कि मेरा तो कलेजा खाक हो गया, पर बूढ़ा आदमी हूं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर आज तुमने मेरा दिल ठंडा कर दिया। मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो बता दिया करें नियाज भाई। हमने अपना काम पूरा कर दिखाया और अब उससे 12,000 रुपये भी वसूल करेंगे। नेमत अली का खून खौलने लगा, लेकिन उसी वक्त एक बार फिर उसके कानों में खैरुद्दीन की आवाज उभरी, ठंडा करके खाओ नेमत अली, ये दुनिया इतनी ही बुरी है। तुम्हारे शरीफ बाप ने वाकई पैसे दे दिए होंगे, लेकिन तुमने देख लिया किसने रमजानी को भड़काया था। मगर ये तो बुरा हुआ मामू, हमारी तो अच्छी खासी बेइज्जती हो गई। कल सुबह का इंतजार कर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या मतलब? नेमत अली ने कहा, बस कल सुबह के वक्त देखना, तेल और तेल की धार और खूब मजे लेना। अंदर जाओ और खाना वाना खाओ, घर में कुछ भी नहीं है, उधार सुधार सौदा आता है। तो चलो मैं पहुंचाता हूँ। तुम? नेमत अली ने कहा, हाँ, बहस मत किया करो। मेरी बातों पर एतमाद नहीं करोगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? ठीक है, नेमत अली ने कहा और घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। घर में एक तरह से शौक की फिजा थी। औरतें जा चुकी थीं और मदद अली दुख भरे अंदाज में कह रहे थे, रमजानी इतना बुरा तो नहीं था, बेशक लालची है, थोड़ा सा बेईमान भी, लेकिन इतनी बड़ी बेईमानी, 12,000 की चट्टी रख दी हमारे सर पर, क्या करें? अब्बा परवाह ना करो, अल्लाह के फजल से सब ठीक हो जाएगा। नेमत अली ने कहा तो मदद अली ने शिकायत भरी नजरों से नेमत अली को देखा और ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और खुद मदद अली इस ख्याल से बाहर निकल गए कि कहीं रमजानी या उसका कोई आदमी ना हो। नेमत अली जवान है, उसे गुस्सा आ जाएगा। दरवाजे पर 2 आदमी खड़े हुए थे, उनके हाथों में कुछ पैकेट थे। हकीम साहब ने खाना भिजवाया है नेमत भाई के लिए। कौन हकीम साहब? मदद अली ने कहा, ये तो हमें नहीं मालूम, होटल में ऑर्डर बुक कराया था, पैसे दे गए थे, आप ये पैकेट पकड़ लो, हमें वापस जाना है। उन्होंने मदद अली से कहा और मदद अली ने वो पैकेट पकड़ लिए। किसी होटल का नाम लिखा हुआ था पैकेटों पर, बड़ी शानदार पैकिंग थी। कौन है अब्बा, क्या बात है? ये हकीम साहब ने खाना भिजवाया है तुम्हारे लिए। और ये हकीम साहब कौन है? खाना भिजवाया है? हाँ, होटल के 2 आदमी आए थे, कहने लगे कि हकीम साहब ने खाना भिजवाया है। नेमत अली के लिए बिल देकर गए थे। नेमत अली को एकदम खैरुद्दीन खैरी याद आया तो उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, पैकेट रख लीजिए, हकीम साहब से नई नई दोस्ती हुई है। अम्मा जरा खोलकर तो देखो पैकेटों में क्या है। पैकेटों में बहुत ही आला दर्जे का खाना था जिससे खुशबुओं के भभके उठ रहे थे। खाओ अब्बा, अव्वल ताम बाद कलाम, पहले खाना खाओ, उसके बाद देखेंगे कि रमजानी के साथ क्या सलूक किया जा सकता है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हें हमारी कसम अब्बा, आ जाओ, बस यूं समझ लो हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तुमने वजीफा ही ऐसा बताया था कि उसके नतीजे में हकीम साहब से यारी हो गई, मगर ये हकीम साहब हैं कौन? अब्बा खाना खाओ, मेरी तो भूख आसमान पर पहुंच रही है। नेमत अली ने कहा और माँ का हाथ पकड़कर दस्तरख्वान पर बैठ गया। मदद अली की जो बेइज्जती हो चुकी थी वो उससे बहुत दिल बर्दाश्ता थे। बार बार यही कहे जा रहे थे, ये कमबख्त रमजानी इतना बेईमान निकलेगा, मैंने तो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। अफसोस की बात तो यही है नेमत के अब्बा कि आप ख्वाबों में भी सोते रहती हैं। बीवी ने कहा, अरे पागल, जागती आंखों से ख्वाब कौन देखता है? खाना गजब का है भाई, वाह। नेमत अली अपनी धुन में मस्त था। खाना खा लिया गया। मदद अली इस बात के लिए परेशान थे कि रमजानी को पैसे कहाँ से अदा करेंगे।
अब्बा तेल देखें, तेल की धार देखें, क्या क्या किया जा सकता है। खैर अब जो अल्लाह की मर्जी। मदद अली ने गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन दूसरे दिन गालिबन 6 बजे का वक्त था। मदद अली बदस्तूर नमाज वगैरह से फारिग होकर मनाजात पढ़ रहे थे और नेमत अली करवटें बदल रहा था। अचानक मोहल्ले में शोर की आवाजें सुनाई देने लगीं। कान पड़ा शोर था, यूं लग रहा था जैसे तमाम मोहल्ले में आग लग गई हो। इलाही खैर, जरा देखना जी क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। आसिया बेगम ने मदद अली से कहा तो मदद अली हैरान परेशान घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकले। पास पड़ोस से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे और चीख रहे थे। थोड़े ही फासले पर रमजानी पंसारी की दुकान थी, लेकिन उस वक्त दुकान पर जो मंजर था वो नाकाबिल यकीन था। हजारों चूहे दुकान से निकल निकल कर बाहर भाग रहे थे और जिसका जिधर मुंह उठ रहा था उधर भाग रहे थे। लेकिन लोगों ने एक और भी अजीबोगरीब मंजर देखा। उनमें से एक भी चूहा मदद अली के घर के दरवाजे पर नहीं आया, जबकि पास पड़ोस के सारे मकानात में चूहे रमजानी की दुकान से निकल निकल कर घुस रहे थे और जिस घर में भी चूहे घुसते वहां से औरतों और बच्चों के चीखने की आवाजें सुनाई देती। खुद रमजानी बंदर की तरह उछल रहा था और अपनी दुकान में झांकने की कोशिश कर रहा था। जहां से चूहे बाहर निकल रहे थे अचानक ही उसकी धाड़ उभरी। अरे ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। वहां मौजूद लोगों ने भी रमजानी की दुकान में झांका। दुकान में मौजूद हर चीज को चूहे चट कर चुके थे। आटे की दालों की बोरियां फटी पड़ी थीं और किसी चीज का एक दाना भी बाहर नहीं पड़ा था। चूहों ने बड़ी सफाई से हर चीज खा ली। चीनी, गुड़, दालें, चावल, यहाँ तक कि मिर्च, धनिया और मुख्तलिफ चीजों के डिब्बे भी खाली कर दिए गए। दुकान में लाखों रुपए का सामान मौजूद था जो चूहे हड़प कर गए। रमजानी फूट फूट कर रोने लगा। अरे ये क्या हो गया। और उसी वक्त रमजानी के घर से भी आफुजारी और चीखो पुकार की आवाजें आने लगीं। उसकी बीवी और बच्चे घर छोड़कर बाहर भाग निकले। रमजानी की बीवी चीख रही थी, सब खा गए, अल्लाह कसम सब खा गए। अलमारियां कपड़ों से खाली हो गईं, सारे घर में चीथड़े बिखरे हुए हैं। बावर्ची खाने में खाने पीने की कोई चीज बाकी नहीं। अरे सब कुछ चट हो गया, हर चीज खा गए, हाय हम फकीर हो गए। रमजानी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। दुकान की हालत वाकई काबिल गौर थी। क्या मजाल के दुकान में कोई चीज बची हो और चूहे थे कि उमड़े चले आ रहे थे। यूं लग रहा था जैसे चूहों का तूफान आया हो। वो इधर उधर भाग रहे थे, लोगों के घरों में घुस रहे थे और हर घर के लोग चीखते हुए बाहर निकल रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक और बात भी मालूम हुई कि रमजानी के घर या दुकान के अलावा चूहों ने किसी के घर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कोनों खुदरों में घुसकर गायब हो गए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उसी वक्त किसी आदमी ने कहा, अरे एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, तुम्हें पता है कल मदद अली ने क्या कहा था? क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि रमजानी अगर तू झूठ बोल रहा है तो तेरी दुकान में चूहे लौटेंगे। कहा था ना, याद है ना तुम लोगों को? अरे हाँ याद है। लो हो गया काम। अरे वही कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। मदद अली शाह को लोग ऐसे ही डोंगिया समझते हैं, कहते हैं उन्हें कुछ नहीं आता जाता। अब देख लिया भाइयों, देख लिया तुमने अपनी आंखों से कि मदद अली शाह क्या हैं। किसी ने उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। अरे वाह, अल्लाह वाले ऐसे ही होती हैं, दुनिया को फैज पहुंचाते हैं और खुद तकलीफें उठाती हैं। देख लिया तुमने। रमजानी अब भी सच उगल दे, वरना कसम अल्लाह की चूहे तुझे भी खा जाएंगे। बोल, मदद अली शाह पर तेरी रकम कर्ज है या नहीं? बोल। एक बुजुर्ग ने कहा, औलाद की कसम, सिर्फ 250 रुपए हैं उन पर और कुछ नहीं है। तो फिर ये 12,000 कहाँ से बन गए थे? वो बेचारे हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे थे कि रमजानी मेरे ऊपर गलत इल्जाम मत लगाओ, मैंने तुम्हारी रकम अदा कर दी है। मगर तू बोल रमजानी, सच बोल दे। नहीं भाइयों, मुआफ़ी चाहता हूँ, मुआफ़ कर दें, पीर जी मुआफ़ कर दें, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। हाय मैं तो मर चुका, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया मेरा। अरे ना दुकान में कुछ रहा और ना घर में, फाके करेंगे अब हम लोग। कहाँ गया ये कुत्ता, कहाँ गया ये नियाज अली? अरे उसी ने बहकाया था मुझे, कहने लगा कि मदद अली का बेटा उसकी नौजवान बीवी से इश्क लड़ा रहा था, वो बदला लेना चाहता था। लालच में आ गए हम। नियाज अली ने हमें कुछ पैसे दिए थे, मारे गए हम, भैया लेने के देने पड़ गए। किधर गया ये कुत्ते का बच्चा? अभी तो यहीं खड़ा था, किधर गया ये? रमजानी ने दांत पीसते हुए इधर उधर देखा। उसी वक्त एक 12-13 साल के लड़के ने बताया कि नियाज अली तो अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाकर भागा हुआ जा रहा था। हमने उसे सामने वाली गली में जाते हुए देखा है। भाग गया कमीना कहीं का, मुझे मरवा गया। मगर कोई ऐसी बात नहीं, लालच का नतीजा तो बड़ा ही बुरा होता है। उसके कहने पर हमने ये झूठ बोला, मुआफ कर दो पीर मदद अली, मुआफ कर दो। रमजानी आया और घुटनों के बल बैठकर मदद अली के पैरों में सर रख दिया। अरे क्यों गुनाहगार कर रहे हो रमजानी? बुरा किया था, बुरा हुआ, हमें मुआफ कर दो, हमें मुआफी दे दो पीर साहब। नेमत अली भी सारे हंगामे को सुनकर पीछे आकर खड़ा हो गया और सारी बातें सुन रहा था। उसे भी हैरत थी। तभी उसके कान में खैरुद्दीन शाह ने कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, सब्र करके खाना अच्छा होता है। वैसे खाना ठीक था रात का? यार अब मैं तुम्हें क्या जवाब दूं?
थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ मामू, नेमत अली ने कहा और उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी। नेमत समझ गया कि जो कुछ किया है खैरुद्दीन शाह खैरी ने किया है। बहरहाल दोपहर तक मोहल्ले भर में खूब हंगामा रहा। लोग अपने अपने घरों में आकर मदद अली शाह के बारे में बातें कर रहे थे। उनके अल्फाज इस तरह के थे, वही तो हमने कहा ना, जितने बुजुर्गों से सुनो यही पता चलता है कि जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनकी अल्लाह सुनता है, वो हमेशा तकलीफ में रहता है। मदद अली शाह ने हमारे सामने पूरी जिंदगी तकलीफों में गुजारी। अब देख लो तुमको, रमजानी ने उन पर इल्जाम लगाया तो बर्दाश्त नहीं कर सके और रमजानी का खाना खराब हो गया। इज्जत करो, उनकी कदर करो, सबके सब मुआफी मांगो उनसे चलकर, उनकी इज्जत करो, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखो। वो अगर चाहे तो इस पूरे मोहल्ले को चूहे चट कर सकती हैं, बिल्लियां आ जाएंगी, फिर शेर आ जाएंगे। नहीं बाबा नहीं, इन बुजुर्गों की इज्जत करना बड़ा जरूरी है। जितने मुंह उतनी बातें। मदद अली खुद भी अपने घर में परेशान बैठे थे। नेमत अली भी घर ही में मौजूद था, लेकिन अपने कमरे में। ये क्या तुम वाकई इतनी ही अल्लाह वाले हो गए हो? आसिया बेगम ने मदद अली से कहा। अल्लाह वाला तो नहीं, अल्लाह का बंदा हूँ, उसका गुलाम हूँ, उसका एक नाचीज और गुनाहगार बंदा हूँ मैं, उसी ने मेरी इज्जत रखी है। रमजानी वाकई इल्जाम लगा रहा था। आसिया बेगम, आप जानती हैं मैं सिर्फ उतना ही उधार लिया करता हूँ जितना अदा कर सकूं। हमेशा ऐसा ही किया है मैंने। नियाज अली ने बहका दिया था रमजानी को। उसने झूठ बोला और सजा पाई। मुझे बहुत अफसोस है बेचारे का। दुकान खाली हो गई, घर के कपड़े वगैरह सब छीन गए, सब खत्म हो गए। बाकी अल्लाह की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। अब क्या करें, वही 250 रुपए हैं उसके मेरे पास, वो कहीं से जमा करके अदा कर दूंगा। पड़ोसी बेचारे कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो गए हैं मुझसे। खैरुद्दीन शाह खैरी ने नेमत अली से कहा। क्या ख्याल है, होटल का खाना अच्छा नहीं था और भिजवा दूं? नहीं मामू, ऐसा ना करो। असल में अब्बा और अम्मा जरा मुख्तलिफ किस्म के आदमी हैं। खाएंगे नहीं, सोचेंगे कि आखिर ये कौन हकीम साहब हैं जो इतनी मेहरबानी करती हैं। ये मत करो मामू, कुछ और सोचती हैं। जरा घर के हालात ठीक हो जाएं। तुम फिक्र क्यों करते हो? रोजाना जब सुबह उठा करो तो तकिए के नीचे हाथ डालकर रकम निकाल लिया करो और बाप के हवाले कर दिया करो। कैसी रकम? यार मैं रख दिया करूंगा। कितने रुपए रोज का खर्चा होगा तुम्हारा? 200, 400, 500 का एक नोट रख दिया करूंगा। मामू, ये तो तुम मेरी पुश्तों पर एहसान करोगे। अब्बा के तमाम दुख दूर हो जाएंगे। बस तो फिर परवाह की क्या बात है। कह दो कि जो तुमने वजीफा पढ़ा था कामयाब हो गया है और ये रकम उसी वजीफे के नतीजे में आ रही है। ठीक है, तो फिर निकाल लो जाकर आज की रकम तकिए के नीचे से, खैरुद्दीन खैरी ने कहा और तकिए के नीचे नेमत अली को 500 रुपए का नोट मिल गया। वो खुशी खुशी बाप के पास पहुंचा और बोला, अब्बा तुम्हें अल्लाह इज्जत भी दे और जिंदगी भी दे, लंबी जिंदगी दे। मेरी अम्मा ये लो 500 रुपए घर के खाने पकाने के लिए। 500 रुपए? मदद अली का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ अब्बा, तुमने सचमुच जिंदगी बड़ी सादगी से गुजारी है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हें तावीज गंडों का काम आता नहीं, लेकिन जो वजीफा तुमने मुझे बताया था वो बड़ा कारआमद था। अभी तो आधा भी नहीं हुआ कि गैब से मेरी 500 रुपए की आमदनी हो गई। ये 500 का नोट उसी सिलसिले का पहला नोट है। अब्बा ये रकम तुम्हें मिलती रहेगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। अबे क्या कह रहा है, उस वजीफे में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। मदद अली ने कहा। तुम्हें मालूम ही नहीं होगी अब्बा, मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल 500 रुपए का नोट आसिया बेगम के हवाले कर दिया गया और आसिया बेगम की खुशियों का ठिकाना नहीं था। कहने लगी, कहते थे ना कि निखट्टू है, कभी कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, अब देख लिया। एक बात कहूँ आसिया बेगम, इतना नेक नफ्स मैं भी नहीं हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि वजीफे में कोई ऐसा काम भी हो सकता है। मालूम होता तो पहले से ना शुरू कर देता। अरे सोचो तो सही, 500 रुपए रोज मिलेंगे, हमारे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस से जो कुछ भी होता है वक्त पर हो जाता है। वैसे तो वहम गुमान में भी नहीं था। और फिर मदद अली कुछ कहते कहते रुक गए। गालिबन चूहों के बारे में कहना चाहते थे जो ना जाने कहां से निकल पड़े। मदद अली के फरिश्तों को भी इस बारे में नहीं मालूम था, लेकिन इस वाक़े से मोहल्ले में जो अफरा तफरी फैली उसका जवाब नहीं। सारे मोहल्ले वाले इस बात पर पशेमान थे कि इससे पहले उन्होंने मदद अली की इज्जत क्यों ना की। मदद अली बेचारा बड़ी कसम पुरसी में गुजारा कर रहा था और सभी को यह बात मालूम थी कि जबकि उसके मुंह से निकली हुई कोई भी बात आसानी से पूरी हो सकती थी। मोहल्ले वाले मंसूबा बंदियां करने लगे कि किस तरह आगे चलकर मदद अली की खिदमत की जा सकती है। उधर नेमत अली भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसका चिल्ला या वजीफा वाकई सबसे ज्यादा कारआमद साबित हुआ। खैरुद्दीन खैरी ने तो गजब ही ढाया था। उसने बड़े एहतराम से आवाज दी, उस्ताद मोहतरम मौजूद हूँ, क्या बात है? उस्ताद मोहतरम, अब हमें आइंदा क्या करना है ये मालूम करना चाहता हूँ। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर खैरुद्दीन खैरी ने कहा, जैसा कि मेरे और तेरे दरमियान पहले ही बात हो चुकी है, मेरी जो आरजुएं तिश्ना रह गई हैं उनकी तकमील में तू मेरी मदद करेगा और मैं तेरी। घर के मामलात से तू तो मुतमईन हो गया ना? ऐसा वैसा शाह जी, आपने मेरी और मेरे बाप की जो इज्जत बढ़ाई है, मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। चल तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मैं तुझे सच बता रहा हूँ।
कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे दुखी पड़े हुए हैं जिनके दुखों को सुनकर बस यूं समझ ले कि आंखों से आंसू नहीं रुकते। पर अब क्या कर सकता हूँ, अब तो मेरी आंखें ही नहीं हैं। मेरी तो हैं शाहजी, अब तो मेरी आंखों से रोगे। नेमत अली ने दिलसोजी से कहा और खैरुद्दीन खैरी खामोश हो गया। फिर उसने कहा, घर पर कोई काम तो नहीं है इस वक्त? नहीं शाहजी, कहो। आप फिर बाजार में निकलते हैं, चलो, नेमत अली ने कहा और दोनों घर से बाहर निकल आए। नेमत अली के लिए ये भी एक दिलचस्प तजुर्बा था। खैरुद्दीन खैरी उसका बेहतरीन दोस्त बन चुका था। कोई वजूद उसके साथ नहीं था, लेकिन उसे यह अंदाजा था कि उसका दोस्त उसके साथ चल रहा है। फिर वो एक सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक ही गाड़ी के टायरों के चिरचिराहट की आवाज़ सुनाई दी और नेमत अली ठिठक कर रुक गया। वो एक कार थी जो नौजवान को टक्कर मारती हुई चली गई। नौजवान बहुत ऊंचा उछलकर नीचे गिरा। लोग चीखो पुकार करने लगे। नेमत अली कुछ सोच ही रहा था कि खैरुद्दीन खैरी की आवाज़ सुनाई दी, आओ ज़रा देखें तो सही। इसके बाद वो आगे बढ़कर वहां पहुंच गए जहां लोग दूर दूर से भागकर जमा हो रहे थे। वो आपस में चीखो पुकार कर रहे थे।